चैम्प्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को भी ये चैप्टर पढ़ना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कुछ केस स्टडीज़। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले तो रिवाइज करते हैं। नाउ रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? Searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization। मतलब ढूंढना ऐसे कैंडिडेट्स को जो आपके एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं और उनको स्टिमुलेट करना, उनको जगाना कि आओ आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। इसके दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स तो बड़ा आसान है, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। एक्सटर्नल सोर्स में टोटल 10 पॉइंट्स है, जिसका एक निमोनिक बनाया, अच्छा लगे तो ले लेना वरना इग्नोर करना। डीसीपी, रेस, लॉ। तो जो डीसीपी होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो एक रेस भाग रहे होते हैं लॉ फॉलो करने के लिए, राइट। सो अच्छा, अब इसका है क्या, एक एक का मतलब देखते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, placement agencies and management consultants, recommendation of existing employees, advertising, campus recruitment, employment exchanges, labor contractors, advertising on television and web publishing। So इसी में से कुछ आंसर हमें बताने हैं, देखते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं। New Range is a chain of departmental stores in India with 56 outlets। ठीक है, इट सेल्स द बेस्ट प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो ऑफकोर्स स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, टेक्स केयर टू सिलेक्ट, ट्रेन, मोटिवेट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज। Currently it has 170 full-time employees and 30 part-time employees। ठीक है। For top management, employees are recruited through private consultants। वैसे तो यहीं पे आंसर हमें पता लग रहा है, आगे देखते हैं। These professionals can entice the needed top executives from other companies by making the right offers। ओके चैम्प्स, तो ये एक बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में, कि वो क्या करते हैं कि बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स है ना, वहाँ पे जो टॉप लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा कर रही है कंपनी, उनको ये लोग एंटाइस करते हैं, लालच देते हैं, कुछ मेल्स वगैरह ड्रॉप करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी ये सैलरी होगी, आपको ये पर्क्स मिलेंगी। तो लालच देने का काम वो करते हैं ताकि वो वहाँ के टॉप एग्जीक्यूटिव्स काम छोड़ के यहाँ आ जाएं। जैसे ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे रिलायंस मार्केट, जैसे इजी डे, जैसे 7-Eleven, वहाँ के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप उनको लालच दे रहे हैं, मे बी थ्रू राइटिंग ईमेल्स कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको ये सैलरी मिलेगी, आपको ये जॉब टाइटल मिलेगा, राइट। तो ये काम भी करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो हियर। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है दैट यू मस्ट नो। सी, these professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers। तो एक तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ओके चैम्प्स, नेक्स्ट देखते हैं। एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। एंट्री लेवल का यहाँ पे मतलब हो गया कि जो थोड़े लो लेवल पे हमें एम्प्लॉयज़ को रखना है, उसके लिए वॉक इन यूज़ किया जाता है। वॉक इन क्या होता है कि चलता फिरता कोई आ गया, पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है आपको, लेट्स से ऑफिस बॉय की या सेल्स पर्सन की या वॉचमैन की। आपने भी कई बार शॉप्स के बाहर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पे हमें एक सेल्समैन की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें एक ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। For that, a notice is placed on the notice board specifying the details of the job available। Definitely ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपका क्लियरली लिखा हुआ है बुक में भी। और बट एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली कब यूज़ किया जाता है, व्हेन देयर इज़ अ रश ऑफ ऑर्डर। जैसे आपको कोई एक तो बड़ा ऑर्डर मिला है, उसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए, या फिर दिवाली वगैरह के टाइम जैसे सेल ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वर्कर्स चाहिए,
या फिर व्हेन सम परमानेंट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट, तो ये भी इसकी एक की लाइन है जो आप याद रखें। आगे देखते हैं। न्यू रेंज ऑल्सो encourages present employees or their friends and relatives to refer candidates. I think it's a very simple recommendation of present employees. This is one point. They also visit some of the reputed educational institutions to hire some of the most talented and promising students. ये तो आप अपनी ज़िंदगी में भगवान करे ज़रूर एक्सपीरियंस करें कैंपस रिक्रूटमेंट, जब आप जो कंपनीज हैं वो कॉलेजेस में जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे जाके जो उनको सूटेबल लगते हैं स्टूडेंट्स उनको जॉब पे रखती हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। एंड देन न्यू रेंज शिफ्ट्स वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने देखे ये 4 पॉइंट्स ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में है, बट उन्होंने इंटरनल भी पूछा तो ये इंटरनल की अब यहाँ पे बात हो गई है। शिफ्ट्स वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो ट्रांसफर्स, जैसे आपकी 2 ब्रांचेस है, एक ओवर स्टाफ्ड है एक अंडर स्टाफ्ड है, सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू ट्रांसफर पीपल, right? So transfers, and that is an internal source of recruitment. Okay champs, let's move forward. Name the step of the staffing process regarding which the company decided to take action. So first of all, let us revise the steps in staffing process: estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion एंड कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और फिर कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे देखते हैं किस स्टेप की बात हो रही है। मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड अ वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुराई टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स. They selected Tanya, Ritu, Garima and Chetan for various vacancies in the organization. After the selection and placement, ध्यान दीजिए, आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द स्किल्स एंड एबिलिटीज and the development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better. The company also realized that learning new skills would improve the job performance of the employees. Hence, the company decided to take action for the same. और केस स्टडी में वो पूछ रहे हैं कि बताइए किस स्टेप के बारे में डिसीजन लिया गया है, एक्शन लेने के लिए डिसाइड किया गया है। तो डिसाइड किया गया है कि अब हमने उनको सिलेक्ट तो कर लिया, एम्प्लॉयज़ को प्लेस भी कर दिया, अब हमें ट्रेन करना चाहिए, उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सो डेफिनेटली दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्शन टू मोगा इंडस्ट्रीज। ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी बुक पे 2 दिए हुए हैं, एक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक टू द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे आपको कौन से लिखने हैं? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस सी इन योर बुक। सो ट्रेनिंग से क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं यूज करते वर्कर्स, क्योंकि उनको ट्रेन कर दिया जाता है, अब उनको एग्जैक्ट तरीका पता है, बेस्ट तरीका पता है काम करने का, वेस्टेज भी नहीं होती, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, वो अच्छा काम करता है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, आउटपुट की क्वांटिटी भी, काम भी ज़्यादा करता है। देन इससे फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट। उसके बाद इससे एम्प्लॉय को मोराल बढ़ता है, जब आपको कोई चीज़ समझ में आती है, जब आपको कोई चीज़ किसी चीज़ में आप ट्रेंड है तो ऑफ कोर्स यू फील मोटिवेटेड, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, छुट्टी भी कम लेंगे एम्प्लॉयज़। देन इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट से बेटर डील कर पाएंगे, राइट। सो इसमें से आपको लिखने हैं बेनिफिट्स। ओके चैम्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमसे पूछा नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय GIPRA टू मेंटेन अ सैटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स। वैसे तो यहीं पे पता लग रहा है कि यहाँ पे वर्कफोर्स की बात हो रही है तो स्टाफिंग फंक्शन ही होगा। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन। जैसे अब प्लानिंग का भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस है, स्टाफिंग का भी प्रोसेस है, डायरेक्टिंग का एज सच कोई प्रोसेस नहीं है, कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है, राइट। बट क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट से हिंट तो मिल ही गया है, सैटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स मेंटेन करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन ही किया जाता है, फिर भी केस स्टडी से पता लगेगा। ऑल्सो स्टेट एनी 2 स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड
that the firm had to perform before performing the above steps, right? तो B पार्ट में हमें 2 स्टेप्स बताने हैं जो केस स्टडी में है, और उन 2 स्टेप्स से पहले कोई भी 2 स्टेप्स आपको बताने हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ेंगे। ओके, पढ़ते हैं। The IT major GIPRA is terminating the employment of its senior managers after evaluating their performance against predetermined standards if it is found lacking। वैसे यहाँ पे पता लग गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग देने के बाद जब आप एम्प्लॉयज़ को काम देते हो तो कुछ टाइम बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। With this disruption, analysts say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies. GIPRA is ready to facilitate employee learning through its in-house centers. So definitely बात हो रही है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी। जैसे क्लियरली लिखा है आपकी बुक में कि ट्रेनिंग के लिए आपके इन हाउस सेंटर्स भी होते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा कि इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज़ को पहले अपने मैसूर सेंटर पे भेजती है ट्रेनिंग के लिए, इन हाउस सेंटर्स बने हुए हैं उनके। या फिर आपका अलायंस हो सकता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बात हो रही है एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, और बात हो रही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, राइट। ओके, सो केस स्टडी में वो कह रहे हैं कि ये जो 2 स्टेप्स आपने पहचाने हैं, इससे पहले कोई 2 स्टेप्स जो कंपनी को करने पड़ेंगे वो बताइए। अब ये तो हो सकते हैं कोई भी, इससे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, अगर फर्स्ट की बात करें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसके बाद क्या होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, राइट। तो कोई भी 2 स्टेप्स हम बता देंगे, जैसे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट। आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज which the human resource personnel must perform. In the light of this statement, explain any 4 such duties performed by human resource manager. तो जो HR मैनेजर होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल को आप भी तो शायद MBA करोगे HR में, और आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, फिर आप कॉलेजेस में जाओगे बच्चों की प्लेसमेंट्स करने। दैट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस, राइट। सो ये ड्यूटीज़ आपको लर्न करनी है। आप करेंगे रिक्रूटमेंट, आप you'll analyze jobs, you'll collect information about jobs to prepare job description, जैसे अगर ऐड देनी है तो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करोगे कि क्या क्या आपको उसमें लिखना है, हर जॉब में क्या क्या होगा। डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप्स, कोई भी यहाँ पे आप 4 ड्यूटीज़ लिख देंगे। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 steps Prashant has to follow in the staffing process after advertising for the above vacancies. But पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको, एडवर्टाइजिंग क्या ये कोई स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस में? एज सच एडवर्टाइजिंग नहीं, बट रिक्रूटमेंट क्या होती है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और रिक्रूटमेंट करने का एक तरीका एडवर्टाइजिंग भी तो होता है। तो आप ये समझें कि ये रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, और उसके बाद के आपको नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने हैं जो कि बड़े इजी है। रिक्रूटमेंट के बाद आप करेंगे सिलेक्शन, फिर आप करेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और उसके बाद आप करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो सबकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे सिलेक्शन में क्या है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। देन सिलेक्शन सर्व्स अ फ्यू पर्पसेस, लाइक इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है एम्प्लॉय की, इससे पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सीरियस है अपने सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में आपको अलग अलग डेफिनेशन लर्न करनी है। प्लेसमेंट की कि आओ ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोजीशन है, ऑक्यूपाइंग द पोस्ट और पोजीशन बाय द एम्प्लॉय फॉर विच ही हैज़ बीन सिलेक्टेड। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि उसको रूल्स रेगुलेशन से फेमिलराइज करवाया जाता है, अपने कॉलीग से मिलवाया जाता है, अपने बॉस से मिलवाया जाता है। जैसे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपकी भी तो पहले दिन क्या होगी, ओरिएंटेशन।
और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिसके लिए भी हम बात कर रहे थे कि इन हाउस सेंटर्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, या फिर दे कुड हैव एन अलायंस विद सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इससे स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, तो इनके बारे में आपने बात करनी है. Okay, chance. Next case study is quite interesting. Identify the step related to one of the functions of management. देखिए, अभी तो आपको पता है कि स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, बट आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं ऐसे सोचें. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके प्रोसेस का वन ऑफ द स्टेप्स जो यहाँ पे डिस्कस किया है वो बताना है. Also describe briefly the two steps that are carried out before this step जिसकी आप बात करेंगे. Okay. The following illustration traces the growth pattern of an employee in a well-known chain of fast food restaurant, starting with a fresher who joins as a crew member. पहले आप crew होते हैं, फिर आप सर्विस स्टार या फूड स्टार बन जाते हैं, फिर ऑल स्टार, शिफ्ट सुपरवाइजर, ट्रेनी मैनेजर, फिर सेकंड असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट असाइनमेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस डायरेक्टर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रही है. कैसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है एज एन एम्प्लॉय. तो स्टेप जिसकी बात हो रही है दैट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. यस, ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है स्टाफिंग प्रोसेस में, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. ओके, और कह रहे हैं इससे पहले दो स्टेप्स कौन से होते हैं? तो इमिडिएटली बिफोर दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड उससे पहले होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल. सिंपल. ओके, आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द टू सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक बार रिवाइज कर. सो क्या निमोनिक बनाया था अभी हमने? डीसीपी, रेस, लॉ. रिवाइज जितना करेंगे उतना अच्छा है ना. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, placement agencies and management consultants, recommendation of present employees, advertising, campus recruitment, employment exchange, labor contractors, advertising on television, web publishing. ठीक है, इसमें से कोई दो sources बताने हैं ऊपर से, और कोट भी करनी है lines, remember. Okay. Srija runs an NGO under the name Sarthak in Delhi. The organization is engaged in offering waste paper recycling services to all kinds of institutions in Delhi NCR region. It also manufactures custom-made paper stationery out of recycled paper on order for the interested institutions at a very competitive price. The website Sarthak provides a link to the careers site wherein the people desirous of joining the NGO can use simple job search to find the right opportunity for themselves. I think ये आप guess कर सकते हो. जब इंटरनेट की मदद से, वेबसाइट्स की मदद से आप लोगों तक पहुंचते हो और उनको कहते हो कि जॉब्स के लिए अप्लाई करो, तो वो होती है वेब पब्लिशिंग. देयर आर वेरियस वेबसाइट्स लाइक naukri.com, monster.com, jobstreet.com. ठीक है, तो ये हो गई है वेब पब्लिशिंग कि आप वेबसाइट्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को. The NGO also keeps a database of unsolicited applicants in its office so that job seekers may be notified of future opportunities when they arise. Extremely important, casual callers. क्या होता है कि मान लीजिए आपने पेपर में ऐड दी और आपको बहुत सारे रेज्यूमेज मिल गए, बहुत सारे रेज्यूमेज आ गए, उसमें से कुछ आपने सिलेक्ट कर लिए जो आपको सूटेबल थे. जो बाकी रेज्यूमेज थे या बायोडेटा थे, क्या वो आपने फेंक दिए? क्या वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए? नहीं, आप उनको भी संभाल के रख लोगे सो दैट फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के लोगों की तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं. दिस इज कैजुअल कॉलर्स. कीपिंग अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स. अनसॉलिसिटेड का यहाँ पे मतलब हुआ कि जिनको अभी आपने नहीं सिलेक्ट किया बट उनका डेटाबेस आप रख लेते हो सो दैट फ्यूचर में अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज कैजुअल कॉलर्स. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग. एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग.
अब ये एक चीज़ होती है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। आपकी बुक में ही एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग का एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए मैंने तभी ये केस स्टडी इंक्लूड किया है कि एक आपको एस्पेक्ट्स का भी पता लग जाए। देखिए ये है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, या फिर आप कह सकते हैं जो मेन बात होती है स्टाफिंग में। सो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन केस स्टडीज। ठीक है, तो वैसे तो मुझे आंसर यहाँ पता ही लग गया है कि इसमें से तीनों होंगे या एक दो हो सकते हैं। देखते हैं। Taken into consideration by quoting lines from the paragraph. चलिए देखते हैं। Sunidhi runs a KPO, knowledge process outsourcing, yes, in Gurgaon. The services provided by her firm include all kinds of research and information gathering in fields such as financial, market, medicine, animation and design, etc. तो वो sort of outsourcing service देते हैं knowledge की, right? तो वो बाकी companies के लिए ये काम करते हैं। Sunidhi believes that the success of the company can be achieved mainly through the people it chooses to employ. Human resource is the greatest resource for any organization. Therefore, she aims to attract the best people and provide them with innumerable opportunities to enhance their knowledge and skill relevant to the position. Okay, तो यहाँ पे बात हो रही है attracting the best people की भी। तो recruitment, उनको सिलेक्ट भी करो और फिर उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। वैसे तीनों की ही बात हो गई। सो चाम्स अगर लाइंस की बात करें तो देखो, अट्रैक्टिंग बेस्ट पीपल ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट, बिकॉज वही होता है ना, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। देन द सक्सेस ऑफ द कंपनी कैन बी अचीव मेनली थ्रू द पीपल इट चूजेज टू एम्प्लॉय, सिलेक्शन, selecting or choosing the best out of a pool of candidates and providing them with opportunities to enhance, to upgrade their knowledge and skill। तो ये हो गया ट्रेनिंग। क्वाइट इजी। तो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग की यहाँ पे बात हो रही है, जो मैंने आपको दिखा दिया। अलग से एक टॉपिक है, एक डायग्राम बनाया हुआ है बुक में आपकी।